Good morning, बच्चों. Today I am going to discuss the very important chapter of physical chemistry, that is electrochemistry. आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 5.0 चल रहा है, तो आई थिंक यू एंजॉयिंग लॉकडाउन. उसके साथ साथ हमें अपनी स्टडी भी अपन को चालू रखनी है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को. ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं सबसे पहले तो अपन इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपन 4 पार्ट में अपन स्टडी करेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन 4 पार्ट्स. ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के अंदर. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला वाला पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, उसके अंदर हम बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपन डिस्कस करेंगे. दैट मीन्स केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अराउंड अस अपन डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करेंगे. और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फोर्थ पार्ट होगा उसके अंदर हम बैटरी को डिस्कस करेंगे और फ्यूल सेल को डिस्कस करेंगे और कोरोजन यानी कि संक्षारण को डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखिए होता क्या है, Electrochemistry is a branch of physical science. Electrochemistry is a branch of physical science, या फिर कह सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. भौतिक रसायन की एक शाखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो स्टडी करेंगे वो हम 4 पार्ट में करेंगे. सबसे पहले पार्ट 1 को देखा जाएगा, फिर उसके बाद में हम पार्ट 2 को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे. ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. इसका सिंपल सा मीनिंग होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, पार्ट 2 के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करेंगे. ठीक है, पार्ट 3 के अंदर हम गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करेंगे. पार्ट 4 के अंदर हम बैटरीज को डिस्कस करेंगे. एक और प्रक्रिया होती है जिसे संक्षारण के नाम से जाना जाता है, यानी कि हम कोरोजन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम एक ईंधन सेल को डिस्कस करेंगे जिसे फ्यूल सेल के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, देख लीजिए आप सब लोग एक बार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, या फिर कह सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 4 पार्ट में अपन स्टडी करेंगे. पार्ट 1 में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या क्या रोल होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इस पार्ट 1 के अंदर ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई जो टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे कि रिडक्शन क्या होता है. ठीक है, इन सब चीजों को भी हम पार्ट 1 के अंदर स्टडी करेंगे. फिर पार्ट 2 के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि विद्युत अपघटनी सेल को डिस्कस करेंगे. ठीक है, पार्ट 3 के अंदर हम विद्युत रासायनिक सेल जिसे गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे. पार्ट 4 के अंदर हम बैटरीज को डिस्कस करेंगे. कोरोजन यानी कि संक्षारण का एक सिंपल सा एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि लोहे पे जंग लगना आप लोगों ने देखा होगा. ये किसका उदाहरण होता है? संक्षारण का उदाहरण होता है. ईंधन सेल, ठीक है, ईंधन सेल को भी अपन किस में डिस्कस करेंगे? पार्ट 4 के अंदर अपन डिस्कस करेंगे. देख लीजिए आप सब लोग.
ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जो जनरल मीनिंग होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो जनरल मीनिंग होता है, जो बेसिक कंसेप्ट होता है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का किस में डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 1 में अपन डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, देखिए होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रो से मिलके बना है, ठीक है, और केमिस्ट्री से मिलके बना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है केमिकल एनर्जी से, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से। किससे होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कह सकते हैं, किससे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कह सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और किस प्रकार की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कभी तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, और कभी हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण, यानी कि एक फेज से एनर्जी के एक फेज से दूसरे फेज में स्थानांतरण। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण हम कह सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण किससे, कभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा, और केमिकल एनर्जी का मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा। कभी हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे और रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कभी हम किस में चेंज करेंगे, केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, और कभी हम क्या करेंगे, इस केमिकल एनर्जी को, किसको, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। ठीक है, अब ऐसा होगा तो नहीं, इस एनर्जी को चेंज करने के लिए आप लोगों को एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, उसके लिए हमें डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वह उपकरण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, वह उपकरण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, वह उपकरण कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और वह उपकरण जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, वह सेल कहलाता है, यानी कि वो डिवाइस। डिवाइस क्या होती है, सेल ही होती है। यहाँ पे जो डिवाइस होगी वो भी क्या होगी, सेल होगी। ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार का सेल होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, और यहाँ पे किस प्रकार का सेल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। कौन सा सेल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, और इसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे विद्युत अपघटनी सेल क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, और यहाँ पे विद्युत रासायनिक सेल क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। तो आप लोगों से पूछा जाए कभी एग्जाम में कि विद्युत अपघटनी सेल को परिभाषित कर दीजिए या कीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ए सच टाइप ऑफ डिवाइस,
ए सच टाइप ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी नाउन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ए सच टाइप ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाउन एज विद्युत रासायनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जाना जाता है। कुल मिला के इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या किया जाता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है फेज 1 टू फेज 2 या फिर फेज 2 टू फेज 1 में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट सेकंड में अपन स्टडी करेंगे। किसमें करेंगे, पार्ट सेकंड में स्टडी करेंगे, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। किसमें डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 के अंदर मैंने कहा था आप लोगों से हम बैटरी को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, बैटरी को डिस्कस करेंगे। तो बैटरी का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बैटरी की, किसकी बात करूं मैं, बैटरी की बात करूं। ठीक है, तो बैटरी का मतलब क्या होता है, ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स नाउन एज बैटरी, यानी कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को ही क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। ए सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब श्रेणी क्रम। ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेल है। ठीक है, मेरे पास एक सेल है, उस सेल का वोल्ट कितना है, 2 वोल्ट है, यानी कि 2 वोल्ट का मेरे पास एक सेल है। इस 2 वोल्ट के सेल से मुझे क्या बनाना है, बैटरी बनाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इन सेलों का क्या करना पड़ेगा, सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन देने के लिए कि यहाँ पे एक सेल लगा है, उसका वोल्ट भी कितना है, 2 वोल्ट। फिर यहाँ पे मैंने सेकंड सेल लगा है, उसका वोल्ट भी कितना है, 2 वोल्ट। इसका भी कितना है, 2 वोल्ट। इसका भी कितना है, 2 वोल्ट। इसका भी कितना है, 2 वोल्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और सेल जोड़ देते हैं, इसका भी वोल्टेज कितना होगा, 2 वोल्ट। ठीक है, आपको पता है सेल के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बैटरी के अंदर जो सेल होंगे उसके अंदर भी 2 टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 सोलों को किसमें जोड़ा गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन पे जोड़ा गया, तो यहाँ पे क्या बन के तैयार हो गई, अपने पास एक बैटरी बन के तैयार हो गई। और यहाँ पे जो बैटरी बनी है, इस बैटरी का नेट वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। कितना है, 12 वोल्ट। ठीक है, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 2 + 2, ठीक है, इक्वल टू 12 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी बनके तैयार हो गई, आप लोगों के पास 12 वोल्ट की बैटरी बनके तैयार हो गई है। ठीक है, तो इस चीज को, इस बैटरी को अपन किस में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 4 में अपन डिस्कस करेंगे। समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अब बात करनी है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले। ठीक है, अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ परिभाषाएं होती है, उनको अपन को जानना जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ये समझ में आ गया आप लोगों को बच्चा, आगे बेटा समझ में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल को देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और पार्ट 3 के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल को डिस्कस करेंगे, जिसे गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट 4 होगा उसके अंदर हम बैटरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक और प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है संक्षारण, और संक्षारण को भी अपन किस में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। और साथ में ईंधन सेल, फ्यूल सेल को भी अपन पार्ट 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बेसिक मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और बेसिक मीनिंग होता है, वो होता है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो का मीनिंग हम ले सकते हैं
इलेक्ट्रोड से। किससे ले सकते हैं? इलेक्ट्रोड से। ठीक है, और इस केमिस्ट्री का मतलब हम ले सकते हैं केमिकल रिएक्शन। किससे ले सकते हैं? केमिकल रिएक्शन से ले सकते हैं। क्योंकि जनरली केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का बेसिक मीनिंग होता है केमिस्ट्री इज नथिंग, केमिस्ट्री इज ए गेम ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री किसका गेम होता है? एक तरह का केमिकल रिएक्शन का ही गेम होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का खेल ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। केमिस्ट्री में क्या होता है? जनरली ओल्ड बॉन्ड यानी पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना, ये होता है। इससे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। और कौन सी केमिकल रिएक्शन को अपन स्टडी करते हैं? जो कहाँ होती है? इलेक्ट्रोड की सरफेस पे होती है, इलेक्ट्रोड की सतह पे होती है। ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन को, ऐसी केमिकल रिएक्शन का स्टडी करते हैं जो कहां पे होती है? इलेक्ट्रोड की सरफेस पे होती है। ठीक है, यानी कि कह सकता हूं मैं, कहां पे होगी? ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। कहां पे होगी? ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की सतह पे होने वाली अभिक्रियाएं। और किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? इसमें हम इलेक्ट्रोड की सतह पे कराते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रिया कराते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं को हम करवाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन होती है इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं क्या होती है? एक साथ संपन्न होती है, साइमल्टेनियसली होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहाँ होती है? इलेक्ट्रोड की सतह पर होती है। इस वजह से इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? इस इलेक्ट्रोड की सतह पर होने वाली रेडॉक्स अभिक्रियाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होगा ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली अभिक्रियाएं, ठीक है, क्या होती है? साथ साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है, साथ साथ होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए रिडक्शन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इन तीन चीजों को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। देखिए, मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझाता हूं बाय द हेल्प ऑफ चार्ट। चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषाएं क्या हुआ करती थी और वर्तमान के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषाएं क्या होती है। वर्तमान में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो परिभाषा है वही अपने महत्व की होती है। उन्हीं से पता चलता है कि कौन सा पदार्थ, कौन सा मैटर ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा मैटर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, देखिए, लेट्स सी। एक तरफ हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन को और एक तरफ हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन को। ठीक है, ऑक्सीकरण को कहा जाता है, ऑक्सीडेशन को कहा जाता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन को कहा जाता है अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है। दोनों में हम डिफरेंस करके देखते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, देखो जनरली ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वर्ड आए कहां से उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं अपना जो अर्थ क्रस्ट होता है, भूगर्भ होता है, भूगर्भ के अंदर कई तरह की धातुएं पाई जाती है और कई तरह की अधातुएं पाई जाती है। ठीक है, तो भूगर्भ के अंदर जो धातुएं पाई जाती है वो कभी भी धातुएं हैं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है,
कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसे नोबल मेटल्स कहा जाता है, जैसे कि प्लेटिनम हो गया, जैसे कि गोल्ड हो गया, वो मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती है, फ्री फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन अधिकांश धातुएं किस रूप में पाई जाती है? खनिजों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो उन धातुओं के ऊपर क्या होता है, या तो ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो उन धातुओं को शुद्ध करने के लिए उन धातुओं के ऊपर से ऑक्साइड की परत को हटाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि उन धातुओं के ऊपर जो ऑक्सीजन होती है उनको हटाना पड़ता है। तो धातुओं के ऊपर से ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को लगाना, इस तरह की प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन के नाम से जाने जाती है। जो शुरुआत में जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन वर्ड आया है ये वहीं से आया है। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है ओल्ड साइंस में, ओल्ड केमिस्ट्री में कहा जाता है ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कह सकता हूं ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं अपचयन की बात करूं तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम मेटल है। कौन से मेटल है? मैग्नीशियम मेटल है। इस मैग्नीशियम मेटल के ऊपर मैंने क्या चढ़ा दी? ऑक्सीजन की परत चढ़ा दी। क्या चढ़ा दी? ऑक्सीजन की परत। ठीक है, तो इस मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो जाएगा, और मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होने के बाद आपको एक कंपाउंड मिलकर बनके तैयार होगा जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन को आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2Mg और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2MgO हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन का हटना यानी कि अपचयन की बात करूं, ठीक है, तो मैं चाहूं तो इस अभिक्रिया को उल्टा भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मैं इस अभिक्रिया को उल्टा कर सकता हूं। ठीक है, उल्टा कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2MgO ले लिया और 2MgO से मैंने Mg प्लस क्या लगा दिया? यहाँ पे O2 बाहर निकाल दिया, यानी कि यहाँ पे इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन हो गया, और यहाँ पे इस मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। दूसरी परिभाषा कहा जाता है जिसे अपचयन के रूप में देखा जाता है हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, और अगर मैं ऑक्सीकरण की बात करूं तो हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे कि सल्फर है। ठीक है, इस सल्फर में मैंने क्या ऐड कर दिया? हाइड्रोजन ऐड कर दिया। जैसे ही सल्फर में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपको एक गैस बन के तैयार होगी जिसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जाना जाता है, H2S के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के हटने की बात करूं मैं, ठीक है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे H2S ले लिया मैंने, इस H2S से क्या बन गया? सल्फर और हाइड्रोजन बन के तैयार हो गया। ठीक है, और बहुत से एग्जांपल्स होते हैं जिससे हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे कि अपचयन में मैंने यहाँ पे एथीन ले लिया। ठीक है, इस एथीन का मैंने क्या करा दिया? हाइड्रोजनेशन करा दिया, हाइड्रोजनीकरण करा दिया। और आपको पता है यहाँ पे पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है और आपके सामने यहाँ पे एथेन बन के तैयार हो जाती है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक, ये पुरानी टर्मिनोलॉजी होती है, पुरानी टर्म्स होती है। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, न्यू केमिस्ट्री के अंदर, न्यू केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण और अपचयन को कैसे परिभाषित किया गया है वो देखिए। ठीक है, न्यू केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित किया गया है ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण अंक के रूप में। किसके रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण अंक के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, देखिए F इलेक्ट्रॉन के त्यागने या इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ऑक्सीकरण अंक जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि ये क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहलाती है। और ऑक्सीकरण अंक में कमी, ऑक्सीकरण अंक में कमी ये क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन का त्यागना,
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। या फिर मैं कह सकता हूं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को इसको क्लियर करता हूं। ठीक है, देखिए मेरे सामने यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कोई भी धातु अगर मुक्त अवस्था में होती है तो उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ पे सोडियम है, मुक्त अवस्था में है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा? शून्य, यानी कि इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण शून्य है। ठीक है, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं मैं, ठीक है, 281 होता है। ठीक है, क्योंकि यह सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, अब मैंने सोडियम में से क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही सोडियम में से बाहर निकलेगा तो सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इसका मतलब यहाँ पे सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। साथ में देखिए यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीकरण अंक कितना था? शून्य। अब यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया? +1, यानी कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो गई। कहां से चला गया? शून्य से कहां चला गया? ऑक्सीकरण अंक 1 पे चला गया, 1 पे चला गया। इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकरण अंक में कमी या फिर इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूं आप लोगों को। जब शून्य था और यहाँ पे कितना हो गया? -1, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक में क्या हो गई? कमी। और ऑक्सीकरण अंक में कमी क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। या फिर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने को ही क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है। ये ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया और अपचयन वाली अभिक्रिया दोनों ही यदि साथ साथ संपन्न होती है तो इन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन which oxidation reaction and reduction reaction take place simultaneously, एक साथ संपन्न होती हो, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और इन्हीं रेडॉक्स अभिक्रियाओं का अध्ययन अपन किस में करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं, विद्युत रसायन में करते हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोड को। इसको डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोड को। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन और अपचयन अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? इलेक्ट्रोड की सतह पर संपन्न होती है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण टर्म अपन डिस्कस करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग भी ले सकता है और इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं भी ले सकता। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड की नेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड की नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस नेचर के आधार पर इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड की नेचर के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, या नेचर ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोड क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रोड होता है सक्रिय इलेक्ट्रोड। कौन सा होता है? सक्रिय इलेक्ट्रोड। और दूसरे प्रकार का जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है अक्रिय इलेक्ट्रोड, जिसे कहा जाता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसे कहा जाता है इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। और जनरली इलेक्ट्रोड होता क्या? इलेक्ट्रोड रेडॉक्स अभिक्रियाओं को होने के लिए क्या करता है? जगह प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोड एक ऐसी चीज होती है या फिर ऐसी वस्तु होती है जिसकी सतह पर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। जनरली इलेक्ट्रोड
संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पर। यहां पे तो नेचर के आधार पर, नेचर का मतलब उनकी प्रकृति के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसे अब डिस्कस करेंगे अभी। एक तो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। संरचना के आधार पर इलेक्ट्रोड कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड की संरचना होगी वैसा ही इलेक्ट्रोड का प्रकार हो सकता है। इलेक्ट्रोड में भी रोड शेप्ड, दंडाकार भी हो सकता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, दंडाकार का मतलब इलेक्ट्रोड इस तरह का भी हो सकता है। जनरली इसी प्रकार का इलेक्ट्रोड किस में डिस्कस किया जाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। जनरली इलेक्ट्रोड कैसा होता है? का इलेक्ट्रोड हो सकता है प्लेट शेप, यानी कि प्लेट नुमा। ठीक है, प्लेट नुमा का मतलब इस तरह से, इस तरह का भी इलेक्ट्रोड आप लोग काम में ले सकते हैं। ठीक है, और तीसरे प्रकार से इलेक्ट्रोड बना हो सकता है कोइल शेप्ड। कैसा हो सकता है? कोइल शेप्ड हो सकता है। कुंडली नुमा हो सकता है। कुंडली नुमा का मतलब इस प्रकार से भी आपका इलेक्ट्रोड हो सकता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड चाहे वो रोड शेप्ड हो, चाहे वो प्लेट नुमा हो, चाहे फिर कुंडली नुमा हो, ये अपनी प्रकृति के आधार पर किस प्रकार का हो सकता है? या तो सक्रिय इलेक्ट्रोड हो सकता है या फिर अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है। ज्यादातर केस में हम किस प्रकार के इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं? रोड शेप्ड इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं। दंडाकार इलेक्ट्रोड को हम विद्युत रसायन में या सेल फॉर्मेशन में या सेल के निर्माण में हम काम में लेते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड अपनी प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इलेक्ट्रोड क्लासिफाई इन 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द एक्टिव इलेक्ट्रोड और सेकंड इज द इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है अक्रिय इलेक्ट्रोड। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्टिव एंड इनएक्टिव? सक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है जब इलेक्ट्रोड खुद या इलेक्ट्रोड स्वयं किस में भाग ले? ऑक्सीकरण तथा अपचयन वाली अभिक्रियाओं में भाग ले। या फिर कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोड का खुद का स्वयं का ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है तो ऐसा इलेक्ट्रोड बोलो क्या कहलाता है? सक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं हम सक्रिय इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण भी होता है और इलेक्ट्रोड का अपचयन भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे अक्रिय इलेक्ट्रोड में कभी भी इलेक्ट्रोड किसमें भाग नहीं लेगा? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेगा, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेगा। यानी कि इस इलेक्ट्रोड का ना तो ऑक्सीडेशन होगा, ना ही क्या होगा? रिडक्शन होगा। ऑक्सीकरण भी नहीं होगा और रिडक्शन भी नहीं होगा। अक्रिय इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल होता है जनरली प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, केवल क्या करता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है या फिर स्थल प्रोवाइड करने का काम करता है। सक्रिय इलेक्ट्रोडों का एग्जाम्पल होता है जैसे कि जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, या फिर कह सकता हूं जिंक रोड डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन, या फिर कह सकता हूं कॉपर रोड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब जिंक की छड़ को किसमें? जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं, या फिर कॉपर की छड़ को कौन से विलयन में? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। तो यहाँ पे जिंक की छड़ जो सक्रिय इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है और यहाँ पे कॉपर की छड़ जो किसकी तरह काम करती है? सक्रिय इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। यहाँ पे जिंक का क्या होता है? स्वयं का ऑक्सीकरण अपचयन होगा और यहाँ पे कॉपर का भी क्या होगा? ऑक्सीकरण अपचयन होगा, यानी कि खुद रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे। यहाँ पे देखा जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा, वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे, सक्रियता श्रेणी पे डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ पे जिंक और कॉपर दोनों ही किस में भाग लेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में भाग लेंगे। और यहाँ पे प्लेटिनम किस में भाग नहीं लेगा? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
इलेक्ट्रोड समझ लिया आप लोगों ने, ऑक्सीकरण अपचयन को आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे चालकता को। किसको डिस्कस करेंगे हम? चालकता को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चालकता यानी कि कंडक्टेंस। चालकता, ठीक है। देखिए चालकता का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है। अपनी नेचर के अंदर दो प्रकार की चालकता होती है या दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार के होते हैं पदार्थ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई पदार्थ ले लिया, कोई यहाँ पे मैंने पदार्थ ले लिया, कोई मैटर ले लिया मैंने, ठीक है। अगर इस मैटर के अंदर इस पदार्थ में अगर ये क्या है, विद्युत धारा, या फिर कह सकते हैं करंट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, ठीक है। अगर इस पदार्थ में से अगर विद्युत धारा का प्रवाह अगर हो जाए, ठीक है, ठीक है, तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, चालक पदार्थ कहलाएगा। अगर इस पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, कुचालक पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। तो विद्युत धारा के प्रवाह होने या नहीं होने के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक पदार्थ तो होते हैं चालक पदार्थ, ठीक है। दूसरे पदार्थ होते हैं कुचालक पदार्थ, और तीसरा प्रकार का पदार्थ होता है जिससे कहा जाता है अर्धचालक कहा जाता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अर्धचालकों को, ठीक है। जनरली दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो चालक होता है जिसे कंडक्टर कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है। एक दूसरा होता है जिसे इंसुलेटर कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है सेमीकंडक्टर जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे